इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आर्टिकल 281 से 300 के बीच जितने आर्टिकल हैं, 281 से 300 तक, बीच नहीं, इसके 281 से 300 तक के आर्टिकल, अनुच्छेद, भारत के संविधान के जितने अनुच्छेद हैं उन सबके बारे में बहुत अच्छे से बोलते हैं कि एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनना है आपको। आर्टिकल 281 में क्या लिखा हुआ है? रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन मैंने बताया था 280 में, ये कई बार पूछा गया है। कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है। काम क्या है फाइनेंस कमीशन का? केंद्र और राज्य के बीच में जितना भी टैक्स है उसका बंटवारा करना है। केंद्र ग्रांट देता है, कुछ अनुदान करता है, कितना देना है, किस किस फील्ड में अनुदान देना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? वित्तीय आयोग, जिसको फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। 281 में क्या लिखा हुआ है? कंटेंट्स। प्रेसिडेंट्स इंश्योर दैट एवरी रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन along with an explanatory memorandum regarding action taken is laid before both house of parliament। प्रेसिडेंट इस चीज़ को इंश्योर करेंगे जो भी रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन दे रहा है उसको आप एक मेमोरेंडम में लाने के पहले, एक्शन से पहले उसको दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत नहीं किया और आपने सीधा वित्तीय आयोग की बात मान ली। वित्तीय आयोग सिफारिश दे रहा है, उन सिफारिशों को रखा जाता है कि भाई ये वित्तीय आयोग की सिफारिश है, इनके आधार पर हम टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस चीज़ को इंश्योर कौन करेगा? 281 में लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक। आर्टिकल 282, एक्सपेंडिचर डिफेबल बाय यूनियन और स्टेट। डिफेबल का मतलब क्या होता है? जो चुकाने हैं, चुकाने हेतु जो खर्चे इनको चुकाने हैं। अथॉरिटी लिखा है, अथॉरिटी में क्या लिखा है? यूनियन और स्टेट में मेक ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज नॉट विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ दैट बॉडी। जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, बहुत सारे पब्लिक पर्पज के लिए इसे ग्रांट देगी। देगी नॉर्मल सी बात है, सारी चीज़ें वो लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी जो बॉडी जो होती हैं उनमें नहीं लिखा होता है, सारी चीज़ें लिखी नहीं होती। कुछ विशेष परिस्थिति स्थिति ऐसी पैदा होती है कि वहाँ पर राज्य को राज्य में और केंद्र को पूरे देश के लिए कहीं भी पैसा देने का पूरा अधिकार है। 283 में क्या लिखा है? कस्टडी ऑफ फंड एंड पब्लिक अकाउंट। कस्टडी कौन करेगा इनकी? पब्लिक अकाउंट की फंड की। प्रोविजन में क्या लिखा है? डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ कस्टडी। रेगुलेशन मतलब होता है एक विनियमन करना, रेगुलेशन मतलब एक किसी रूल को द्वारा से रेगुलेट, रूल बनते हैं फिर उनको रेगुलेट किया जाता है, मतलब जो रूल बने उनको लागू कराया जाता है, वो रेगुलेशन कैसे करना है, कस्टडी कैसे करनी है, उनकी सुरक्षा कैसे, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, ईटीसी जो भी है ना, कैसे करना है, ऑफ द कंसोलिडेटेड जो एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट। राज्यों के पास भी कंसोलिडेटेड फंड होता है और स्टेट के पास भी कंसोलिडेटेड फंड होता है, सॉरी केंद्र के पास भी होता है और स्टेट के पास भी होता है। ठीक है। तो कंटीजेंसी एक मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि कंटीजेंसी फंड हर स्टेट को रखना है, लेकिन रख सकता है, ये शब्द यूज किया है। तो इसकी कस्टडी कौन करेगा? सेंटर वाला वो तो भारत सरकार करेगी। अगर प्रेसिडेंट करते हैं सेंटर के को आप कह सकते हैं फॉर यूनियन, और स्टेट की बात है तो कौन करता है? गवर्नर करेंगे, बाकी राज्यपाल करते हैं। तो आपको याद रखना कस्टडी ऑफ फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स आर्टिकल 283 में लिखा है। 284 में क्या लिखा है? कस्टडी ऑफ शूटर्स एंड डिपॉजिट्स। शूटर्स को कई चीज़ों में मतलब कई, इसका मतलब क्या होता है? आवेदक, कुछ आप कह सकते हो कुछ प्रस्ताव लाने वाला जो आपको शूट कर रहा हो, इस एक शूट शब्द जुड़ा हुआ है कि आप कह सकते सुविधाजनक, कोई भी चीज़ हो सकता है, लड़का हो सकता है, आवेदक हो सकता है, कोई भी प्रस्ताव लाने वाला हो सकता है। पर्पज क्या है? ऑल मनीज रिसीव्ड बाई पब्लिक सर्वेंट्स, जो भी पैसा लोक सेवक के द्वारा रिसीव किया जाता है। नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो भारत का जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो राजस्व है, जो धन होता है, उसके अलावा इसका जो पार्ट नहीं है। और कोर्ट, एक तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा रिसीव किया जाता है और कोर्ट के द्वारा। कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट फीस होती है, कॉजेज अकाउंट बहुत सारे होते हैं ना, मस्ट बी पेड इनटू द रिलीवेंट पब्लिक अकाउंट, उससे संबंधित पब्लिक अकाउंट में ही वो पे किया जाएगा, जमा किया जाएगा। ठीक है। तो ये आप क्या रखना है? जो पैसा लोक सेवक रिसीव करते हैं, कोर्ट रिसीव करता है, उनकी फंक्शनिंग में बहुत सारा पैसा आता है ना, ऐसे कोई कुछ नहीं, बहुत सारी फीस होती है, बहुत कुछ होता है, तो कहाँ जाएगा? पब्लिक अकाउंट में जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड और आप कह सकते कंटीजेंसी फंड में वो नहीं जाएगा। ये लिखा है 284 में। 285 में क्या लिखा है? एग्जाम्पशन ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्स। ये बहुत अच्छा और एक समझने वाला आर्टिकल है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, उन पर कोई स्टेट का टैक्स नहीं लगता है। ये कहाँ लिखा हुआ? अपनी इच्छा से स्टेट नहीं देती, ये संवैधानिक एक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एक। आर्टिकल 285 में लिखा हुआ है। स्कोप में क्या लिखा हुआ है? यूनियन प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन अनलेस पार्लियामेंट अलाउ इट। जब तक संसद नहीं बोलती तब तक राज्य यूनियन प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा।
इफ सर्टेन टैक्सेस वर बीइंग लेविड बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी से पहले कुछ टैक्स अगर लिए जा रहे थे, उठाए जा रहे थे, लेविड मतलब उठाए गए हैं या उठाए जा रहे थे, स्टेट में कंटिन्यू अंटिल मॉडिफाई पार्लियामेंट। भाई सीधी सी बात है कि अगर आज़ादी से पहले चल रहे हैं तो चलने दो, जब तक पार्लियामेंट संसद इनको बंद नहीं कर देती, मॉडिफाई नहीं कर देती या कुछ कम ज़्यादा नहीं कर देती। मॉडिफाई का मतलब कम ज़्यादा ही होता है, संसद नहीं करती तब तक वो चलते रहेंगे। लेकिन आपको याद रखना है 285 में लिखा हुआ है एग्जम्पशन ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्स, ये लाइन याद रखनी है आपको। 286 में क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन टैक्स इम्पोजिशन ऑफ सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जो सामान बेचते हैं हम, खरीदते हैं बेचते हैं, उसमें टैक्स इम्पोजिशन, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक होती है, टैक्स इम्पोजिशन मतलब जो कर का लागू होना, उस पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कहाँ लिखा हुआ है 286 में ही लिखा है। रेस्ट्रिक्शंस आप कह सकते हो एक तरह से रोक, अवरोध। स्टेट्स कैन नॉट इम्पोज टैक्स और गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड आउटसाइड द स्टेट, जो राज्य से बाहर जो डिलीवर की जाती हैं उस पर राज्य सरकार टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता है। इम्पोर्टेड इनटू एवं बुलाई जाती हैं, और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, और जो देश से बाहर भेजी जाती हैं। पार्लियामेंट में फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल टू रेगुलेट सप्लाई, भाई सीधी सी बात है, जो राज्य में आता है, बाहर से आ रहा है, उस पर टैक्स राज्य सरकार थोड़ी लगाएगा। मान लो कोई सामान विदेश से आ रहा है, अदर कंट्री से किसी राज्य में आ रहा है, तो वहाँ राज्य का कोई रोल नहीं, या राज्य से कुछ जा रहा है उस पर भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये सब भारत सरकार की काम है, सीधी सी बात है, स्टेट का इसमें रोल नहीं है। 286 इसमें फॉर्मुलेट किया जाता है, एक फॉर्मूला बनाया जाएगा, 286 में लिखा है कि वो कौन करेगा, रेगुलेट पार्लियामेंट, संसद की बहुत पावर है भाई, संसद ही सब कुछ करती है, संसद ही फॉर्मुलेट करेगी। 287 में क्या लिखा है, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें सरकारी है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग सर्विस कर रहे हैं, वो तो बिजली का बिल देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए बिजली का बिल नहीं है, आपके जो बोलते हैं ना कि हाउस होल्ड यूज़ के लिए बिजली का बिल होता है, लेकिन सेंटर की बहुत सारी मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी यार, पूरा देश सेंटर से चल रहा है, तो उसको चलाने के लिए, उस चीज़ों को यूज़ करने के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है। इसमें लिखा है एग्जम्पशन, स्टेट्स कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय यूनियन, यूनियन संघ केंद्र सरकार का कोई भी इंस्टॉलेशंस, कोई बिल्डिंग, कोई भी ऑफिस अगर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो राज्य सरकार उससे कोई बिल नहीं लेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यूज्ड फॉर रेलवे, यूज्ड बाय यूनियन, संघ यूज करता है, रेलवे यूज करती है, और सोल्ड टू यूनियन, और जो सोल्ड यूनियन को बेचा जाता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, जब तक देश की संसद नहीं उसको प्रोवाइड कराती है। 288 में क्या लिखा है, एग्जम्पशन फॉर वाटर इलेक्ट्रिसिटी बाय सर्टेन एंटिटीज, इसके लिए पानी और बिजली के लिए भी एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन एक्सटेंडेड सिमिलर टैक्स, एग्जम्पशन टू वाटर, पानी के लिए भी एग्जम्पशन है, पानी पे कोई टैक्स नहीं लगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली यूज करने पे भाई केंद्र सरकार तो करेगी यूज, नॉर्मल सी बात है, कहाँ से अलग से थोड़ी बनाएगी, वहाँ के जिस राज्य में रहेगी उसी के संसाधनों का यूज होता है, नॉर्मल सी बात है। तो भारत सरकार है, उसको कोई टैक्स नहीं देना है और सब कुछ फ्री है, जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ न बना दे अलग से। 289 एग्जम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम यूनियन टैक्स, भाई राज्य सरकार की प्रॉपर्टी पे भी केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, वो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी थोड़ी है कि भाई इस व्यक्ति की इतनी इनकम है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है तो इसमें टैक्स देना पड़ेगा। राज्य सरकार को अपनी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 289 में। अब सबसे बड़ी जीडीपी किसी की है, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र को जीडीपी बड़ी होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स थोड़ी देना पड़ता है, राज्य सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता अपनी जी मतलब अपनी इनकम के लिए। तो उसमें क्या लिखा, प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन अनलेस पार्लियामेंट लेजिस्लेट अदरवाइज, जब तक संसद नहीं कर देगी तब तक कोई टैक्स नहीं होता है। सेंटर का किसी भी टैक्स, कोई भी टैक्स इस तरह से बोलते हैं कि राज्य की संपत्ति पे नहीं लगेगा। 289 290 एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड पेंशंस, एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है यार, प्रोविजन स्टिपुलेट्स एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस अराइजिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग और अदर सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट दे रखे हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला आर्टिकल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपेंस खर्चे होते हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस आती हैं उसमें, ऊपर नीचे किया जाता है, पैसा का खेल है ये, फाइनेंशियल बोल रहे वित्तीय व्यवस्था की बात चल रही है ये सारी सारी। आर्टिकल 290 है, ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल, एक बार पूछा भी गया था, शायद यूपीएससी ने पूछा था। यह है देवाश्रम फंड पेमेंट 290A, आपको याद करना 200 नंबर ए में देवाश्रम फंड पेमेंट की बात की गई है। ये मैंडेट है, यूनियन मेक्स एनुअल पेमेंट टू स्पेसिफिक देवाश्रम फंड, टेम्पल मैनेजमेंट फंड इसको बोलते हैं, टेम्पल मैनेजमेंट फंड। ये तमिलनाडु केरला को दिया जाता है, तमिलनाडु को कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसका अमाउंट लिखा हुआ है अप्रॉक्स 13,50,000 रुपये साल में दिए जाते हैं, पहले दिए गए थे, अभी वो दिए जाते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है, बहुत कम अमाउंट है। और केरला में दिए जाते हैं 46,50,000 अप्रॉक्स
ये टेम्पल मैनेजमेंट फंड है, ताकि टेम्पल सुचारू रूप से चल सकें, उनके देवाश्रम फंड्स आराम से, बहुत काम होता है। मंदिर ऐसे थोड़ी चलते हैं, उनमें बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत रखरखाव होता है, मेंटेनेंस होता है। वो एक फंड तैयार किया 290A में। तो आपको याद रखना है ये संवैधानिक व्यवस्था है। जो टेम्पल्स मैनेजमेंट फंड है, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। 291A में क्या लिखा हुआ ये पढ़े, प्रीवी पर्सेज रिपील्ड, ये खत्म कर दिया। प्रीवी आप कह सकते हो पर्सेज, अपनी अपने लिए विशेष पर्स की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था। ये पहले था, जितने भी राजा थे छोटे छोटे, वहाँ पर पहले जब संविधान पास किया था उस समय व्यवस्था थी कि लोगों को पैसा मिलेगा अपनी संपत्ति के लिए, उनको किसी को 20 लाख, किसी को 50 लाख, इस तरह से व्यवस्था की थी। अब वो खत्म कर दिया था 1971 में, 26th अमेंडमेंट से व्यवस्था खत्म कर दी। किसी को पैसे नहीं दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। अब 292 बहुत अच्छा टॉपिक है, बोरोइंग बाय यूनियन, ये कई बार पूछा भी गया है। जो यूनियन का मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से है, संघ से है। यूनियन मतलब संघ होता है, संघ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, जो भारत को चलाने वाली सरकार, देश को चलाने वाली सरकार को ही केंद्र सरकार बोलते हैं। परमिशन क्या है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोरो मनी यूजिंग द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितना भारत के पास संचित निधि में धन है, उसको यूज करते हुए अपनी सिक्योरिटी के तौर पर बाहर से खरीदा जा सकता है, लोन लिया जा सकता है। बोरो में उधार लिया जा सकता है। भाई उधारी के लिए लोन तो देनी पड़ेगी, वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उधार कौन ले सकता है, केंद्र सरकार ले सकती है। कहाँ लिखा हुआ है, 292 में लिखा हुआ है। कैसे ले सकती है, जितना उसके संचय निधि पैसा है उसको सिक्योरिटी के रूप में रख कर। 293 बोरिंग बाई स्टेट, स्टेट ले सकता है नहीं ले सकता है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारी पॉइंट होंगे। परमिशन क्या है इसमें, स्टेट में बोरो फाइनेंशियली बट मस्ट डू सो विद अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस इम्पोज्ड बाई लॉ। राज्य सरकार केंद्र से बोरो कर सकता है, राज्य केंद्र से बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है धन अपने राज्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन जब उसे बाहर से पैसा लेना पड़ेगा तो उसमें राज्य की संचित निधि को देखते हुए भारत सरकार, केंद्र सरकार उसको अप्रूव करेगी। केंद्र सरकार के बिना कोई भी राज्य बाहर से पैसा न ले सकता है न दे सकता है। राज्य को भारत सरकार की अनुमति की जरूरत होती है, अप्रूवल की जरूरत होती है। लेकिन जब दोबारा भारत से लेना पड़ता है, कोई राज्य भारत से पैसा लेना चाहता है, सॉरी केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार ये देखती है इस पैसा तो नहीं पहले से कोई लोन चल रही हो या कुछ ज़्यादा धन ले रखा हो, पता चला कि ये दोबारा दे नहीं पा रहा, फिर दोबारा आ गया। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ चेक करके ही पैसा देता है। और हो सकता है केंद्र सरकार पैसा न दे, तो राज्य भी बाहर से पैसा ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब केंद्र सरकार अप्रूव कर दे, परमिट कर दे। 294 सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सही चीज़ लिखी है। लिगेसी मतलब विरासत, एक तरह से आप कह सकते हो बापोती। यूनियन इनहेरिटेड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, मतलब ब्रिटिश इंडिया से जो चीज़ें विरासत में मिली हैं। लीगेसी उसका सक्सेशन प्रॉपर्टी कैसे किसको गया है वो इसको बताता है। आर्टिकल 294 ये बताता है। आर्टिकल 295 में क्या लिखा हुआ है, सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, सीधी सी बात स्टेट का। लिगेसी सिमिलर सक्सेशन प्रोविजन एज आर्टिकल 294 बट फॉर सक्सेसर स्टेट। राज्यों की जो व्यवस्था है उनके स्टेट के बारे में बताइए, राज्यों की प्रॉपर्टी कौन ले सकता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, ठीक है, ये बताई गई है 295 में राज्यों के बारे में। 296 एस्चीट प्रॉपर्टी। एस्चीट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसका है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो राजा राजगामी, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी रिवर्टिंग टू द स्टेट एक्यूज टू द गवर्नमेंट, जो रिवर्ट करती हैं स्टेट्स को और गवर्नमेंट को एक्यूज करती हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं। इसमें 290 मेरी भी इसमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आई क्या क्या कहना चाह रहा है, बाद में कभी एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसे प्रॉपर्टी जो होती हैं, जो राजगामी प्रॉपर्टी होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट को आप कह सकते हो रिवर्ट करती हैं और एक्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एक्यू करती हैं, उनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, 296 में। 297 में क्या लिखा हुआ है, टेरिटोरियल वाटर एंड EEZ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। 297 आपको याद रखना है। इसकी ऑनरशिप के बारे में बताया गया। ऑनरशिप मतलब इसका मालिक कौन होगा। थिंग्स ऑफ द वैल्यू इन टेरिटोरियल वाटर, जब किसी क्षेत्रीय पानी की बात आती है, जल क्षेत्र, किसको आप कह सकते हो क्षेत्रीय जल, आप कह सकते हो जल क्षेत्र कितना है, किसी टेरिटरी का जो जल क्षेत्र है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी ऑनरशिप किसके पास है, वो सेंटर के पास होती है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जो भी महाद्वीपीय सेल्फ होते हैं ना, सेल जो होते हैं उनके बारे में, उसका उसका पानी क्या है, वो सेल्फ किसके अंडर आते हैं, सेल वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन के अंडर। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कुछ विशेष इकोनॉमिक जोन बना दिए जाते हैं जहाँ से आप कह सकते हो ट्रेड एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, आप कह सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं बहुत सारे। तो एक जोन बना दिया जाए, तो वो किस में आप कह सकते हो समाहित हैं, वेस्ट इंड यूनियन, मतलब संघ में समाहित है, संघ की शक्ति है।
इसके ओनर कौन है? अब तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ कोई ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो राज्य का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो ये आपको याद रखना है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसके अंडर आते हैं? भारत सरकार के अंडर आते हैं, केंद्र सरकार के। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 297। 298 पावर टू कैरी ऑन ट्रेड। ये पावर है, शक्ति है, कैरी ऑन ट्रेड में ट्रेड लागू में आप कह सकते हो करना। अथॉरिटी क्या? अथॉरिटी लिखी है इसमें, यूनियन स्टेट में कंडक्ट ट्रेड और कॉमर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। भाई कर सकती केंद्र सरकार, राज्य सरकार ट्रेड तो करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक सहायता के लिए करेगी, लोक रुचि के लिए करेगी, लोक सेवा के लिए करेगी। तो आपको कहाँ ये 298 क्या रखना है कि इसमें पावर टू कैरी ऑन ट्रेड, ट्रेड करने की जो अथॉरिटी है 298 आर्टिकल भारत के संविधान का देता है केंद्र और राज्य को। 299 में क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैंडेटरी क्लोज हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स बाई और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ साइंड बाई डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सीधी सी बात है, जो भारत सरकार की और किसी राज्य की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, साइन किए जाते हैं, वो इस तरह से एक कानून के तहत ही आप कह सकते हो उनको लागू करा सकते हो, उनको साइन कर सकते हो। और जिसके लिए जो बना है, जो ऑफिशियल, जो अफसर, मतलब आप कह सकते हो जो अधिकारी जिसके लिए बना है, जिसका जो काम है, एक सिस्टम के तहत ही वो काम किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। राज्य के अफसर होंगे, केंद्र के अफसर होंगे। इसको जो पावर दी गई है, इसमें लिखा है अब 300 में ये तो लिखा है स्वीट्स एंड प्रोसीडिंग्स। भाई जो भी स्वीट्स एंड प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल स्टैंडिंग प्रोसीजर होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, सब कुछ कानून से होता है। जो भी एक लॉज होते हैं, सबके अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, प्रोसीडिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके हिसाब से कौन अफसर क्या करेगा, ऑफिशियल्स नेम, सब कुछ एक सिस्टम बना, तो उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ये पूरा ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स कराती है, सरकार का काम कराती है। एक तरह से बोल सकते हो सरकार के लेन देन काम की जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंशियल आप कह सकते हो कि लेन देन होते हैं और प्रोसीडिंग्स होती हैं, सारी प्रोसीजर और रूल रेगुलेशन के हिसाब से होती है। 300 में लिखा है। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना है। 299 भी कॉन्ट्रैक्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन 298 ये इंपॉर्टेंस रखता है। ये 297 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और आप कह सकते हो 293 राज्य सरकार कहाँ से उधार ले सकता है, कब ले सकता है, और 292 केंद्र सरकार उधार कैसे ले सकता है, ये आर्टिकल है। और 290 एक क्वेश्चन आया एक बार, 290 से एक बार आया था। ये 298 सॉरी 288 एग्जाम्पशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी मैंने बता दिया है सबको, ये याद कर लेना। एग्जाम्पशन एंड टैक्सेस बिजली पर है, पानी पर है, और केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी से और राज्य सरकार की प्रॉपर्टी से कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो राज्य की प्रॉपर्टी है वो राज्य की रहेगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। राज्य की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक, अच्छे से एक्सप्लेन किया, 2-3 बार सुन लोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक।